Hello बच्चों and welcome to the very first episode of chapter Exploring Mixtures and Their Separations। 9th CBSE में ये चैप्टर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। वैसे तो ये चैप्टर का कुछ टॉपिक्स पुराने सिलेबस में था, लेकिन नाउ दिस ईयर they have introduced an exclusively new chapter with added concepts about mixtures and separations। आज हम इस वीडियो में दो प्रकार के मिक्सचर्स की बात करने वाले हैं। पहला है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते ज़्यादातर सॉल्यूशंस में। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले या शुगर सॉल्यूशन ले तो वो एक एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इसके अंदर पार्टिकल्स बड़े होते हैं और बड़े पार्टिकल्स सॉल्यूशन के साथ मिक्स प्रॉपरली नहीं होते हैं और वो प्रॉपरली हमको दिखाई देते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज सैंड एंड वाटर या तो ऑयल एंड वाटर। अगर हम और प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच में, राइट। लेकिन यहाँ पे वो स्पेस बहुत छोटी है, पार्टिकल्स बड़े हैं, इसलिए वो दिखाई दे रहे हैं। हमें ये क्यों कॉन्सेप्ट मैटर कर रहा है? क्योंकि कभी कभी हमें टाइप ऑफ मिक्सचर आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और साथ में उनका अगर सेपरेशन करना है हमें, तो सेपरेशन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सो आज हमने पढ़े दो मिक्सचर्स के बारे में, एक क्विक डिफरेंस देख लेते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंपोजिशन, होमोजीनियस यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी मिक्सचर पार्टिकल्स जो होते हैं वो हर एक कोने में पहुंच जाते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में वो नॉट यूनिफॉर्म, वो हर एक कोने में नहीं पहुंचते, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं या ऊपर तैर भी सकते हैं, इसमें ऑयल की तरह। नंबर ऑफ फेज कितने होते हैं? होमोजीनियस में एक ही फेज होता है, हेट्रोजीनियस में 2 या 3 फेज हो सकते हैं। विजिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ पे होमोजीनियस में कंपोनेंट्स बिल्कुल दिखाई नहीं देते, हेट्रोजीनियस में दिखाई देंगे। पार्टिकल की साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगी होमोजीनियस मिक्सचर में और यहाँ पे मोर देन 1 नैनोमीटर होगी हेट्रोजीनियस में। नैनोमीटर यानी कि 10 to the power 9th पार्ट ऑफ 1 मीटर। ओके, उसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो होमोजीनियस मिक्सचर लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, हेट्रोजीनियस मिक्सचर लाइट को स्कैटर करेगा। द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस आर सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, एयर एंड ब्रास, while that of heterogeneous mixtures are sand and water, oil and water, soil and muddy water. I hope this concept is clear to you. आज हमारे लिए बहुत ही important topic लेकर आ गया हूँ, वो है types of concentration, यानी कि the second topic of the chapter। पहले समझते हैं solution क्या होता है। solution यानी कि solute और solvent का mixture, यानी कि solvent जिसके अंदर हम कोई चीज डालने वाले हैं वो है सॉल्यूट। ठीक है, ये दोनों मिला के बनाते हैं सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कितनी मात्रा में सॉल्यूट है, कितनी मात्रा में सॉल्वेंट है, उसको ध्यान में रख के हम पता कर सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सबसे पहला टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो है मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि अगर हम सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें मिलेगा मास बाय मास परसेंटेज। अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो उसमें हम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें मिलेगा मास बाय वॉल्यूम। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इन दोनों को अगर हम रेशियो में लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगा, वो होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। और चौथा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मोलारिटी। मोलारिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और एक मोल का वैल्यू होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23,
यहाँ पे ये चारों फॉर्मूलाज इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स या कैलकुलेशंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। पहला फॉर्मूला हमने देखा वो है मास बाय मास, दूसरा है मास बाय वॉल्यूम, तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आपको याद रखना है यहाँ पे दोनों में मास है, यहाँ पे मास और वॉल्यूम है यानी कि ग्राम्स और मिलीलीटर्स है, यहाँ पे वॉल्यूम है यानी मिलीलीटर अपॉन मिलीलीटर है। आज हमारा टॉपिक है द टॉपिक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर एग्जाम्स और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा आएगा और आएगा ही। तो चलिए समझते हैं कि भाई व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स। वो एक प्रोसेस है प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स बनाने की। कहां से बनाएंगे वो हम? फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन में से कैसे हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि भाई क्रिस्टल्स क्या होते हैं। वो क्रिस्टल इज अ सॉलिड हुज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। यानी कि फॉर एग्जांपल रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल्स हो सकते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स, मिश्री यानी कि हमारे घर में जो शुगर होती है वो, स्नोफ्लेक्स हो सकती है, बर्फ जो गिरती है उसके क्रिस्टल्स, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टल्स। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी जुड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी जुड़ी हुई है? वो है एक तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज सॉल्यूट, यू नो वेरी वेल व्हाट इज सॉल्वेंट, you know very well what is saturated solution। अगर नहीं पता तो बता देता हूं, a solution that cannot dissolve any more solvent। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी आती है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि मैक्सिमम अमाउंट कितना सॉल्यूट का, मैक्सिमम अमाउंट कितना हम डिसॉल्व कर सकते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। मान लो आपके पास 1 गिलास पानी है तो उसमें आप मैक्सिमम कितनी चम्मच सॉल्ट डाल सकते हैं, उस चीज को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। उसके बाद है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स जैसे कि हमने देखा दे आर द प्योर सॉलिड पार्टिकल्स, राइट। अब यूजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? तो केमिकल्स को प्योर करने में, प्रोडक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ शुगर क्रिस्टल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यानी कि मेडिसिन बनाने में भी यूज होता है, लेबोरेटरी प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है और नेचुरल क्रिस्टल्स बनाने में भी क्रिस्टल्स का यूज होता है। प्रिंसिपल क्या है क्रिस्टलाइजेशन का? कि पहले हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करना है और फिर उसको कूल करना है। Crystallization works because the solubility of most solid increase with the temperature। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी solubility बढ़ेगी और क्रिस्टलाइजेशन उतना अच्छा होगा। स्टेप्स क्या है क्रिस्टलाइजेशन के? तो सबसे पहला स्टेप है वो है कि हमें सबसे पहले एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होगा, एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना होगा। सेकेंड स्टेप इज उस सॉल्यूशन को फिल्टर करना होगा। थर्ड स्टेप इज कि उस सॉल्यूशन को हमें ठंडा करना है। फोर्थ स्टेप क्या होगा कि उसके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे और फिर लास्ट स्टेप है हमें उसको ड्राई करना होगा। इस प्रकार से आप क्रिस्टलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस लेबोरेटरीज में होता है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक लैब एक्टिविटी आपको दे रखी है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाया जाए। अगर कॉपर सल्फेट है आपके पास और पानी है और साथ में वाटर बाथ, फनल और ग्लास रॉड है, तो इन सब चीजों की मदद से आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना सकते हो। क्रिस्टल की साइज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो अगर स्लो कूलिंग हो रहा है तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे, अच्छे शेप वाले और प्योर बनेंगे। अगर फटाफट से उसको ठंडा करोगे तो स्मॉल क्रिस्टल्स बनेंगे, कोई फिक्स शेप नहीं होगा और क्वालिटी भी उसकी बहुत ही डाउन होगी। ओके, दुनिया में नेचुरल क्रिस्टल्स कौन कौन से अवेलेबल है? तो वो है स्नोफ्लेक्स, क्वार्ट्ज, रॉक सॉल्ट या तो केव के अंदर मिलने वाले क्रिस्टल्स। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन solubility at different temperatures. Slow cooling produces bigger or larger crystals.
impurities remains dissolved in the mother liquor. Crystallization is a method of separating homogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज की जाती है। और इन शॉर्ट में अगर हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो एक प्रकार की सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हमको प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स मिलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक आपके 10th क्लास में भी आने वाला है। आपके हाथों में या तो आपके दोस्त किसी को जो गिर चुका है, हड्डी वड्डी टूट गई है, तो उसको प्लास्टर आता है, प्लास्टर आता है तो उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बुलाते हैं, वो भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का ही एक एग्जाम्पल है। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। हमारा टॉपिक है डिस्टिलेशन। बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा मेथड आज, एक ऐसा प्रोसेस आज हम समझने वाले हैं जिसकी मदद से या तो सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर्स को या तो दो मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है। बेसिकली डिस्टिलेशन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है? तो डिस्टिलेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय हीटिंग इट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड देन कन्वर्टिंग इट इनटू वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर बैक टू द लिक्विड। यानी कि डिस्टिलेशन में पहले जो मिक्सचर है उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट किया जाता है, बॉइलिंग किया जाता है, वेपर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस वेपर को वापस ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी मदद से दो लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। दो लिक्विड्स यानी कि यहाँ पे बात हो रही है दो अलग अलग टेम्परेचर, दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने वाले लिक्विड्स की, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बीच में 25 से 30 डिग्री का डिफरेंस होना ही चाहिए। यहाँ पे एक आपको पूरा सेटअप दिखाया गया है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मान लो ये एक एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो एसीटोन जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है 59 डिग्री सेल्सियस और वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 59 डिग्री सेल्सियस वाला जो एसीटोन है वो सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे कंडेंसर से होते हुए वापस वो लिक्विड फॉर्म में इस फ्लास्क में कलेक्ट किया जाएगा। वाटर इधर ही रहेगा, एसीटोन इधर आ गया, यानी कि इसकी मदद से हमने दोनों ही लिक्विड्स को सेपरेट कर दिया। प्रोसेस इसका समझते हैं तो बहुत आसान है। पहले हीट करो, वेपर में कन्वर्ट करो, कंडेंस करो और जहां पे कलेक्ट करना है वहां पे कलेक्ट करके प्योर फॉर्म को यूटिलाइज करो। डिस्टिलेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, जहां एक ही ओर में से आपको ढेर सारे प्रोडक्ट्स डिस्टिल करने हैं, यानी कि प्यूरिफाई करने होते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, नियारा है, तो वो लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर्स, आपने बड़े बड़े टावर्स देखे होंगे, वो टावर्स के अंदर पेट्रोलियम ओर को लेकर आते हैं, उसको गर्म करते हैं और हर एक अलग अलग फ्रैक्शंस पे उनमें से चीज़ें निकलती है जो प्योर फॉर्म में मिलती है, जैसे कि पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, नेफ्था मिलता है, केरोसिन मिलता है, बिटुमिन मिलता है। बिटुमिन उसका वेस्ट प्रोडक्ट है और बिटुमिन हम यूज करते हैं रोड्स बनाने के लिए, राइट। सो ओवरऑल डिस्टिलेशन के यूजेस टू ऑब्टेन प्योर वाटर, टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स यानी कि फ्रेग्रेंस बनाने में, और साथ में लास्ट में इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज उसको यूज किया जा सकता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू अबाउट डिस्टिलेशन and tomorrow I'll be back with the video on the process of sublimation। तब और आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन क्या है? तो सब्लिमेशन इट इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मान लो कि भाई कुछ ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कभी मेल्ट नहीं होगा लेकिन वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का अगर हमको यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखना है तो हमारे पास है कैम्फर, सॉलिडिफाइड कैम्फर हमने रखा है, और जैसे ही उसको हम गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सीधा गैस में। इसके अलावा आपके घर में भी आपने कई बार देखा होगा फिनेफ्थलीन की गोलियां
हम वॉशरूम्स में या रेस्ट रूम्स में यूज करते हैं, तो वो गोली सॉलिड होती है और थोड़े दिनों बाद वो गायब हो जाती है, मतलब वो डायरेक्टली चेंज हो रही है into gas, right? So it occurs below the melting point of the substance. The vapors produced on heating can be converted back to solid on cooling. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन, यानी कि जो वेपर्स बने हैं उन वेपर्स को अगर हम वापस से ठंडा कर देते हैं तो वापस से वो सॉलिड बन सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम है डिपोजिशन। डिपोजिशन इज द ऑपोजिट ऑफ sublimation. Deposit क्या है? Deposition is the opposite of sublimation. Not all solids sublime, यानी कि हर solid sublimation नहीं करता है. Okay, only some substance like camphor, naphthalene, ammonium chloride, dry ice, यही ऐसी कुछ चीजें हैं जो sublimation process करती है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई आइस, आइस को जैसे आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, वो डायरेक्टली गैस हो जाएगी, राइट? दैट इज ड्राई आइस। सो दीज आर द एग्जांपल्स। यहाँ पे आपको डायग्राम देखिए, कैम्फर की गोलियां हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जो मैंने रेस्ट रूम का बताया, अमोनियम क्लोराइड है, ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2 है। आपने कई बार सुना होगा कि वो कुछ बिस्किट हमको ऐसे मिलते हैं जिनको मुंह में रखते हैं तो मुंह से धुआं निकलता है, तो वो होते हैं ड्राई आइज होती है, बट यू कैन नॉट ईट दैट, प्लीज रिमेंबर। ओके, एंड सॉलिड व्हेन कन्वर्टेड इनटू वेपर, दैट इज सब्लिमेशन। वेपर व्हेन कन्वर्टेड बैक टू सॉलिड इज नोन एज द डिपोजिशन। ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। आई होप आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर एंड देन अगेन बैक टू सॉलिड, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन आपको समझ में आ चुका होगा। और आज का हमारा टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। वैसे तो हमने सेपरेशंस के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करें तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड, यानी कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस है उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को जब स्कैटर करते हैं तो उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। मेकिंग द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट। यानी यहाँ पे मैंने देखो आपको एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बताया है कि कैसे ये जो टॉर्च लाइट यहाँ से कॉलॉइड सॉल्यूशन में से निकल रही है और एक ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर पार्टिकल्स बिल्कुल ही विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, वही लाइट यहाँ से नॉर्मली पास हो रही है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज Tyndall effect. When a beam of light passes through a colloid, its particles scatter the light in different directions. This is known as Tyndall effect. Due to this scattering, the path of the light becomes visible. यानी इस scattering की वजह से क्या हो रहा है कि जो light का रास्ता है वो हमें दिख रहा है, और वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि particles वहाँ पे मौजूद है। This effect is known as the Tyndall effect. टिंडल इफेक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि सनलाइट पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, बीम ऑफ लाइट विजिबल इन फॉग और स्मोक, राइट? लाइट पासिंग थ्रू मिल्क, मिल्क के अंदर से लाइट पास कर सकते हैं हम। सनलाइट विजिबल इन डस्टी वाटर, यानी कि पानी में भी हमें कभी कभी सनलाइट विजिबल होती है। उसी तरह फॉरेस्ट में जब हम चल के जा रहे हैं तो ट्रीज के ऊपर से, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है कि सनलाइट देखने को मिल सकती है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। The path of light is visible in colloid, क्या क्या हमने समझा, और दूसरा the path of light is not visible in the true solution. Okay? अब इसका significance क्या है, ये हमें कहाँ पे काम आता है? तो पहली बात कि वो हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा सॉल्यूशन कोलॉइड है, और दूसरा इट एक्सप्लेन्स व्हाई वी कैन सी लाइट बीम इन फॉग, मिस्ट एंड स्मोक। मान लो विंटर सीजन है, काफ़ी फॉगी एटमॉस्फेयर हो चुका है, तो उसमें भी हमें लाइट की रेज देखने को मिलती है। इसीलिए ज़्यादातर हमारी जो गाड़ियां हैं उसमें रेड लाइट यूज़ की जाती है, क्योंकि वो लाइट स्कैटर नहीं होती और वो सीधे पीछे वाले लोगों को दिखाई दे सके, ट्रैफिक में एक्सीडेंट ना हो सके फॉगी एटमॉस्फेयर में, उसके लिए।
So this was about the Tyndall effect, a very important phenomenon of light happening in our surrounding because of the colloidal particles. I hope आपको ये समझ में आ चुका होगा